नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। दो मेहमान आज होंगे हमारे साथ जो आज आपकी मदद करेंगे। मानव मोदी हैं मोतीलाल ओसवाल से, कमर सादरी हैं सीईओ हैं अवांस एंटरप्राइजेज के, और साथ ही हमारे साथ एक और मेहमान हैं नितिन केडिया हैं AIJGF के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। सवाल जब आपका सिलसिला शुरू करेंगे उससे पहले गोल्ड पर बात कर लेते हैं, और नितिन जी आपके साथ ही शुरुआत कर ले रहे हैं। सर, सबसे पहला मेरा सवाल ये होगा, जिस तरह की तेजी चल रही है गोल्ड में, 7-8 हजार रुपए की तेजी तो इतनी जल्दी आई है, क्या इससे पूरा हाजिर का मार्केट डिसरप्ट हुआ है? आपको लग रहा है कि लोगों को ये भाव डाइजेस्ट करने में वक्त लगेगा? खरीदार बिल्कुल पूरी तरह से नदारत है? क्या रिपोर्ट आ रही है आपके एसोसिएशन के मेंबर्स की तरफ से? सुमन जी, देखिए जो 7-8 हजार रुपए की तेजी आई है, इससे बाजार में जो डिमांड है वो काफी कुछ कम हो चुकी है। और जिसका कारण ये है कि जो इंपोर्ट कॉस्ट पैरिटी आ रही है, आज बाजार में भाव जो है उससे 1% नीचे चल रहा है, यानी 1% नीचे जो है वो डिस्काउंट पे माल बिक रहा है। जो ये बता रहा है कि मार्केट के अंदर जो डिमांड है वो काफी हद तक हैम्पर हुई है। और डिमांड के साथ साथ क्या हुआ है कि जो मार्जिन है वो श्रिंक हो गए हैं, क्योंकि गोल्ड लीजिंग रेट बढ़ने की वजह से और जिस तरीके से EFPs के प्रीमियम बढ़े और इस लंदन स्पॉट और कॉमेक्स में आर्बिट्राज आया, उसकी वजह से जो प्रीमियम्स थे, इंपोर्ट प्रीमियम्स थे, वो फॉरेन बैंक्स ने काफी बढ़ा दिए हैं और उस पर इंटरेस्ट लगाने की भी बात चल रही है, जिसकी वजह से जो मार्जिन्स हैं बुलियन डीलर्स के वो काफी श्रिंक हो रहे हैं। एक सवाल ये भी है, गोल्ड मिंटिंग को लेकर जो रेट जो बढ़ाते जा रहे हैं, जो नए सरचार्ज की बातचीत हो रही है, और गोर हेरियस जो मिंटिंग कंपनी है, रिफाइनिंग कंपनी है, एक लीडिंग कंपनी है स्विट्जरलैंड की जो गोल्ड रिफाइनिंग करती है, मिंटिंग का काम करती है, इन्होंने सरचार्ज उसके ऊपर से जो पहले से ही ये चार्ज ले ही रहे होंगे, और साथ ही प्रीमियम के ऊपर से इन्होंने सरचार्ज लगाने का फैसला किया है जो कल से लगाएंगे। सर, इसका क्या असर होगा मार्केट पर? डेफिनेटली ये मार्केट में क्या हो रहा है कि जो लंदन या आसपास गोल्ड था, इनफैक्ट जो इंडिया के ड्यूटी फ्री बॉर्डर्स के ऊपर जो गोल्ड पड़ा हुआ था, वो सारा गोल्ड जो है वो अब US शिपमेंट हो रहा है। यानी गोल्ड का जो फ्लोटिंग जो इजीली हो जाता था, वो अब सप्लाई इजी नहीं रहेगा, जिसकी वजह से इस तरह के जो मिंट कंपनीज है वो क्या कर रही है, अपना प्रीमियम बढ़ा रही है, क्योंकि आने वाले समय में सप्लाई जो है वो डिमांड को मैच नहीं कर पाएगी। और इसका असर ये पड़ेगा कि जो प्रीमियम्स अभी ऑलरेडी हाई चल रहे हैं, प्रीमियम में आपको बता दूं, सपोज मान लीजिए सोने का भाव चल रहा है $2940, तो $2940 के ऊपर बैंक्स क्या करती हैं, $10, $15, $20 का एक प्रीमियम चार्ज करती हैं, जो इंपोर्टर को पे करना पड़ता है। तो ये जो प्रीमियम है ये कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है, और इसकी वजह से जो हाजिर में सोने का भाव है बढ़ जाएगा। सर, अब जितने भी बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं वो भी अपना टारगेट बढ़ा रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स की भी रिपोर्ट है कि $3100 सालाना तक, और मार्केट में अगर स्पेकुलेशन बाइंग होती है तो $3300 भी जा सकता है इस साल। और हमने हाल में अभी सिटी की रिपोर्ट भी देखी थी कि 3 महीने के भीतर ही $3000 भी पार कर सकता है कॉमेक्स गोल्ड। क्या लग रहा है सर, कितनी तेजी और आपको यहाँ से दिख रही है? क्या आप कैसे सेंस कर रहे हैं, कैसे रीड कर रहे हैं इस मार्केट को अभी? विश्वनाथ जी, 1.5 महीने पहले जब सोना $2600 के भाव पे था, तो आप ही के प्रोग्राम में हमने कहा था कि कुर्सी की पेटी जो है वो बांध लेनी चाहिए, क्योंकि सोने में जो वोलेटिलिटी आने वाली है वो बहुत हाई होने वाली है। और हमने देखा लगभग $250 की तेजी वहां से आई है। अगर 2860 का भाव, मैं यहाँ पे काफी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा, $2860 अगर इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेक नहीं होता है, तो हम सोने को 3150, 3160 हमारे 31 मार्च से पहले आते हुए देख सकते हैं। तो सोने में अगर डिमांड चाहिए हमें, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि सोना 2860 के नीचे आए, तभी सोने में हमें डिमांड देखने को मिलेगी और हमारी दुकानों पे जो है वो वापस ग्राहकों की बानगी आएगी। सर, चांदी में भी अच्छी तेजी दिख रही है। क्या चांदी जल्द ही 1 लाख फिर से पार कर सकती है क्या, नितिन जी? विश्वनाथ जी, देखिए, चांदी का और गोल्ड का अगर मैं रेशियो की बात करूं तो वो अभी 90 के आसपास चल रहा है, और ये पिछले 1-2 साल के हाईएस्ट लेवल के आसपास है। तो इसका ये डेफिनेटली ये दिखा रहा है कि चांदी जो है वो गोल्ड के मोमेंटम को कैचअप नहीं कर पा रही है, और चांदी का मोमेंटम जो है वो गोल्ड के मोमेंटम का आप मान के चलिए 60-70% है। तो यहाँ से अगर मैं 2-2.5 हजार रुपए की तेजी की बात करता हूँ, तो सोने में उसके लिए 3000 की तेजी आनी पड़ेगी। तो लाख रुपए की कोई लेवल की कोई बड़ी बात नहीं है, वो आज कल परसों में कभी भी टच हो सकता है। मेन बात यह है कि लाख रुपए पे वो सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, वो थोड़ा सा मुझे मुश्किल दिखता है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो चांदी की रेंज है
वो 92,000 से 1,03,000 के बीच में रहने वाली है टिल द मंथ ऑफ मार्च। ये सर, एक सवाल महावीर है बेंगलुरु से, ये जानना चाह रहा है कि कॉमेक्स गोल्ड क्या फिर से $2750 तक आ सकता है क्या? नितिन जी, आप क्या कहेंगे इनको, क्या जवाब देंगे महावीर जी को? हमारे कॉलर हैं। महावीर जी देखिए, चार्ट्स के ऊपर, डेली चार्ट्स के ऊपर ओवरबॉट है, और ओवरबॉट चार्ट्स में क्या हो रहा है कि $2860 के आसपास जो है वो बार बार इंटरनेशनल मार्केट में इसको सपोर्ट मिल रहा है। अगर 2860 का लेवल ब्रेक होता है और उसके नीचे एक दिन भी सस्टेन करता है, तो आपको नीचे में $2720 $2730 तक के जो भाव है वो जरूर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने $2750 के आसपास शॉर्ट किया हुआ है, तो आप यहाँ पे जो है कॉल ऑप्शन बाय कर लीजिए, या फिर $2965 का एक स्टॉप लॉस रखिए। शुक्रिया आपका नितिन जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि मार्केट में क्या कुछ हो रहा है और इस मौजूदा भाव पर क्या करना चाहिए और ये तेजी कहां तक एक्सटेंड कर सकती है। मानव, आप बताइए, गोल्ड पर आपकी राय क्या बन रही है? आपके इन हाउस कुछ राय में बदलाव हुई है कि आप जो लोग जो टारगेट दे रहे हैं वो वक्त से काफी पहले अचीव कर ले रहे हैं? क्या लग रहा है, ये कब तक चलने वाली है ये तेजी और क्या करना चाहिए? अब क्या राय बन रही है आप लोगों की? आप लोगों ने कुछ रिपोर्ट निकाल रहे हैं क्या नया? जी बिल्कुल। रिपोर्ट तो मेरे ख्याल से सारे ही रिविजन्स कर रहे हैं, तो हमें भी रिवीजन की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं, सोने में बहुत सरप्राइजिंग मूव तो आई है। फैक्टर्स भी, अगर आप सिल्वर स्क्वीज की बात करें या गोल्ड लीज रेट की बात करें, ट्रम्प टैरिफ की बात करें, बहुत सारे फैक्टर्स बनते हुए दिखे हैं। मेरे ख्याल से लंबे अवधि में $3000 तो डेफिनेटली एक जो टारगेट हमने रखा है वो उस पे अभी के लिए हम स्टेबल रहेंगे। लेकिन रुपी टर्म्स में जो 84-85,000 तक का देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 89-90,000 के आसपास वो आता हुआ बनता है, क्योंकि रुपी डिप्रिशिएट भी उतनी ही जल्दी हुआ है। तो 3000 से $3100 के आसपास की ये एक अपसाइड मोमेंटम दिखनी चाहिए लंबे लंबे अवधि में। और डोमेस्टिक फ्रंट पे 90,000 के आसपास का, वही रुपी टर्म्स में अगर कैलकुलेट करें 87 का अगर रुपी रखते हैं, तो 90,000 के करीब का भाव आना चाहिए। लेकिन अगर डेफिनेटली ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखेंगे, तो अभी भी ओवरऑल मोमेंटम, कहीं भी वीकनेस नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है। बीच में 2 दिन कंसोलिडेशन बिल्कुल देखी हमने, थोड़ा ब्रीदर लेता हुआ देखा, लेकिन एक वर्टिकल रैली है, नॉन स्टॉप रैली है। मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत, जैसे नितिन जी ने भी कहा कि अगर थोड़ी गिरावट आती है तो और बेहतर बाय बन सकता है, लेकिन वर्टिकल रैली है तो उसका भी ट्रेंड का रिस्पेक्ट करते हुए बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी बनाते हुए चलना चाहिए। तो आपकी राय आ गई है। अब एक एक करके दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। पहले दर्शक हमारे साथ हैं, रमेश हैं कर्नाटक से, इंट्राडे के लिए गोल्ड पर राय चाह रहे हैं। मानव, क्या सलाह देंगे इंट्राडे के लिए? सोने को करंट लेवल पे खरीदे या रिस्की है, वेट कर ले, या कोई मौका है? अगर वो कैरी नहीं भी करें, आज के लिए भी निकल जाएं, इस तरह के टारगेट और स्टॉप लॉस इनको बता दीजिए। तो जब तक 86,000 के ऊपर गोल्ड है या 85,800 के ऊपर गोल्ड है, तब तक मोमेंटम ऊपर ही लग रहा है, बहुत अच्छा सपोर्ट है। इमीडिएट बेसिस पे 86,300 पे अगर आता है, $200 भी नीचे आता है, तो मेरे ख्याल से बाय करके चलना चाहिए। 86,000 जैसे मैंने कहा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो एसएल रख सकते हैं, और 86,700 का इमीडिएट टारगेट एक्सपेक्टेड है इंट्राडे के लिए। ओके। नवीन है दिल्ली से, चांदी में क्या करना चाहिए? 94,450 रुपए में इन्होंने 4 लॉट सिल्वर मिनी की खरीद रखी है। अच्छा फायदा हो रहा है, बने रहें या निकल जाए? अगर बने रहें तो स्टॉप लॉस भी बता दीजिएगा मानव। जी मेरे ख्याल से चांदी में बने रहना चाहिए। मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, जिस हिसाब की फॉल हमने आते हुए देखी थी, रिकवरी भी उसी पेस में हो रही है, तो वी शेप रिकवरी हम आते हुए देखते हैं, तो मेरे ख्याल से बने रहना चाहिए चांदी में। इमीडिएट स्टॉप लॉस 96,500 का रहेगा मेरे ख्याल से। अगर उसके नीचे हमें क्लोजिंग मिलती है तो एक बार प्रॉफिट ले लेना चाहिए, लेकिन जब तक उसके ऊपर है 96,500 96,200 के ऊपर है, तब तक बाय में बने रहना ठीक होगा। अगर मैं लेवल्स फिर से दोहराऊं, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 97,300 पे बाय कर लीजिए। 98,500 का इमीडिएट टारगेट एक्सपेक्टेड है, जो रिसेंट हाई भी था, और 96,500 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, चलिए एक मेटल्स पे सवाल ले लेते हैं। कॉपर पर सवाल पूछना चाह रहे हैं, कृष्ण हैं दिल्ली से। मानव, कॉपर में इनको क्या करना चाहिए?
जी, मेरे ख्याल से कॉपर बहुत स्लो एंड स्टेडी बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। तो कॉपर में भी मेरे ख्याल से ओवरऑल मोमेंटम तेजी का ही बनता है। कॉपर में अब जाके थोड़ी एल्यूमिनियम जिंक पूरे दिन में चल गया है, अब जाके कॉपर में थोड़ी मोमेंटम हमें आती हुई दिखती है। तो मेरे ख्याल से 870 थोड़ा भी नीचे आता है, 870 868 के आसपास भी मिलता है, तो वहां से खरीदारी करनी चाहिए। बहुत अच्छा लेवल होगा। ओवरऑल मोमेंटम तेजी का ही है। इमीडिएट टारगेट डेफिनेटली 875 876 के आसपास बनता है। ओके। एक दर्शक है जयराम देवासी हैं बाली से, इन्होंने सवाल पूछा है कि 85,900 पर सोने को शॉर्ट किया है या करना चाह रहे थे, या शायद इनके पास शॉर्ट पोजीशन है। सवाल क्लियर नहीं हो रहा है क्या करना चाहिए। अगर इनके पास शॉर्ट पोजीशन है अगर 85,900 की, तो रुकना चाहिए क्या? ये भाव नीचे की तरफ मिलेंगे, इनको एग्जिट का मौका मिलेगा क्या मानव? मेरे ख्याल से आज के दिन की एक बार क्लोजिंग वेट कर लीजिए, क्योंकि जैसे हमने बात की 85 800 86,000 का ही बहुत क्रिटिकल सपोर्ट जोन है। तो अगर उसके नीचे हमें क्लोजिंग नहीं मिलती है, उसके नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक ओवरऑल मोमेंटम तेजी का ही होगा। तो ओवरऑल जितनी भी नेट पोजीशन है मेरे ख्याल से सोने और चांदी दोनों में तेजी की ही होनी चाहिए। अगर शॉर्ट में ज्यादा नुकसान है तो या तो हेज कंसिडर करना चाहिए कि हम कॉल में बाय कर लें या पुट में सेल कर लें, या फिर एक बार एग्जिट लेके थोड़ा नीचे मिलता है तो बाइंग की तरफ वापस हमें मोमेंटम क्रिएट करना चाहिए। ओके। एक दर्शक है नीरज हैं दिल्ली से, नेचुरल गैस में जाना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। इन्होंने शॉर्ट पोजीशन बना रखी है 335 रुपए में, क्या करें? फंसे हुए महसूस कर रहे होंगे। आज के सत्र में काफी अच्छी तेजी है, 350 के ऊपर भाव निकल गया है मानव। मेरे ख्याल से नेचुरल गैस में बहुत अच्छा मोमेंटम ऊपर में सरप्राइज किया है बिल्कुल, क्योंकि फोरकास्ट ओवरऑल जो है काफी हद तक चेंज हुआ है। हम हर वीकेंड में फोरकास्ट चेंज होते हुए देख रहे हैं। अब विंटर सीजन के थोड़े एंड में भी आए हैं, तो 3 इंस्टीट्यूशन से हर वीकेंड फोरकास्ट आती है। अब थोड़ी वापस कोल्डर पे फिक्स हो रही है, तो मेरे ख्याल से 350 के आसपास आता है इंट्राडे में। तो नेशनल गैस बाय करके चलना चाहिए। ओवरऑल जब तक 345 के ऊपर है मेरे ख्याल से नेशनल गैस बाय की तरफ ही रहेगा। टारगेट 356 इमीडिएट बेसिस पे, इमीडिएट स्टॉप लॉस 347 का होगा। और दर्शक बिल्कुल सिमिलर सवाल है, 330 पे इन्होंने सेल किया है। हालांकि आपने जवाब दे दिया है, छोटा जवाब परवीन पुणे जी के लिए भी दे दीजिए, क्योंकि इन्होंने भी एनजी को सेल ही कर रखा है, वो भी 330 काफी नीचे में। जी, मेरे ख्याल से नेशनल गैस थोड़ी वोलेटाइल काउंटर है। अगर ज्यादा नुकसान है स्टॉप लॉस बिल्कुल मेंटेन करना चाहिए। जैसे हमने कहा 347 का इमीडिएट स्टॉप लॉस है बाइंग की तरफ। ऑन दी हायर साइड 355 356 का एक इमीडिएट टारगेट हम देखते हैं। तो जब तक 350 के नीचे नहीं आता है इमीडिएट बेसिस पे, या 345 के नीचे नहीं आता है, तब तक मेरा व्यू बाई पे ही रहेगा। चलिए एक सवाल ले लेते हैं जीरे पे, क्योंकि जीरे में आज फिर से गिरावट दिखी है। कैमर सादरी हैं हमारे साथ। सादरी जी बताइए क्या लग रहा है, जीरे में और गिरावट बची है क्या? फिर 20,000 के नीचे जाने की संभावना तो नहीं बन रही है फिर से? लॉन्ग टर्म व्यू अगले 15 से 20 दिन के लिए मंदी का ही है। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि बाइंग साइड पे सर ज्यादा जहां तक हो सके पोजीशन ना रखे। क्या एक बार वापस आज भी मेरा कॉल यही है कि इसको करंट लेवल से सेल करके ही चलना चाहिए। हाँ सर, 20,000 का लेवल अभी कहना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अभी भी अराइवल्स स्टार्ट नहीं हुई है जितनी हम ये सीजन में एक्सपेक्ट करते हैं। तो भी यहाँ से मेरा अनुमान है कि 20,000 750 से लेकर 20,800 तक करंट लेवल से एक बार के लिए सेल कर सकते हैं। 21,000 350 से 21,400 तक का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। हालांकि इन्होंने नाम नहीं भेजा है, हल्दी पे जानना चाहिए कि हल्दी में आगे क्या लग रहा है। नाम भी अपना जरूर भेजिए जब भी आप सवाल भेजें। सादरी जी बता दीजिए हल्दी में आपको क्या लग रहा है, इनको सलाह दे दीजिए। पिछले 7 या 8 ट्रेडिंग सेशन में बहुत ज्यादा मूवमेंट देखी है। तकरीबन 600 600 700 रुपए की मूवमेंट हमने कई बार एक दिन में आते हुए देखी है। ज्यादा नहीं, हमने अब तकरीबन कल ही एक बार हमने देखा कि 3 मंथ का लो ट्रैक किया है टर्मरिक ने 12,300 का। हालांकि वहां से हमें थोड़ी बहुत रिकवरी दिखी है, 12,900 तक के प्राइसेस आज हमने देखे हैं। अराइवल स्टार्ट हो चुके हैं, पिछले साल के मुकाबले ठीक ठाक ही है। फिर भी हल्दी में फिलहाल मैं ये लेवल पे बाय करने की सलाह नहीं दूंगा। मेरी सलाह यही रहेगी कि अगर 13,100 आसपास
या 13,000 के आसपास भी अगर एक बार के लिए अगर ट्रेड कर जाता है टर्मरिक ये हफ्ते में, तो उनको वहां से एक बार के लिए फिर से सेल करके ही चलना चाहिए। हम 12,600 से 12,650 तक के प्राइसेस एक बार वापस इसमें देख सकते हैं। चलिए, वक्त है ब्रेक का। आप सादरी जी, मानव, आप दोनों बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक और मेहमान जुड़ेंगे। नवनीत चितलांगई हैं, प्रेसिडेंट है रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के। उनसे बात करेंगे कि गेहूं को लेकर ग्राउंड के क्या हालात हो रहे हैं, उन लोगों की रिपोर्ट क्या कह रही है, क्या कुछ होने वाला है गेहूं मार्केट में। बात करेंगे ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं कमोडिटी फटाफट। और अब बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान है। नवनीत चितलांगई हैं, प्रेसिडेंट है रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के। शुक्रिया नवनीत जी, आपने वक्त निकाला। सर, गेहूं पर आपसे बातचीत करें उससे पहले आईएमडी की एक रिपोर्ट है, आईएमडी का एक अनुमान है, वो आपको बता देते हैं कि कई राज्यों में अगले 2-4 दिनों में बारिश होने की संभावना है और अगले 2 दिन काफी अहम होंगे। इस बारिश को लेकर गेहूं की फसल से अगर जोड़कर देखें तो क्या होगा? गेहूं की फसल को कुछ फायदा होगा या नुकसान होगा? नमस्कार विश्व मोहन जी। ये बहुत अच्छा फायदे की बात है। इस समय जो बारिश हो रही है ये अमृत वर्षा कहलाती है, क्योंकि अभी अगर हम देखें नॉर्थ जोन जो है, जैसे राजस्थान के बेल्ट है या उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे अभी फसल हरी है और फसल बढ़ रही है। तो ये हमारे लिए बहुत फायदे का सौदा है कि अगर बारिश इस समय होती है। बारिश का नुकसान जब हो जाता है जब फसल पकने लग जाती है, उस समय फिर वो लस्टर लॉस होने लग जाता है। दैट इज अ लॉस टू अस। लेकिन अभी तो फिलहाल फायदा है। कि अभी कहा जा रहा था कि फरवरी में जो अचानक से कुछ राज्यों में, खास करके उत्पादक राज्यों में, एमपी की रिपोर्ट आ रही थी कि तापमान तेजी से बढ़ने शुरू हो गए हैं, तो इससे कुछ राहत मिलेगी या नहीं? यील्ड को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है? आप लोगों की रीडिंग होगी, आपने सर्वे भी कराया होगा, आपके सेमिनार भी होने वाले हैं, उसमें क्या कुछ आप बताने वाले हैं और उसकी कुछ झलक बता दें कि क्या कुछ निकल के आ रहा है सर्वे से। डेफिनेटली अभी हमारा जो सर्वे चल रहा है उसके हिसाब से जैसा कि सब जानते हैं, इस बार हेक्टरेज वाइज तो बढ़ा ही है। क्रॉप वीट का साइज 320 लाख हेक्टेयर से भी आगे जा चुका है इस बार की सोइंग। तो और जो अभी तक है ये बहुत अच्छा है। थोड़ा बहुत टेम्परेचर 1-2 डिग्री ऊपर नीचे चल रहे हैं, वो चीज एक अलग है स्टोरी, लेकिन अभी तक क्रॉप बहुत अच्छा है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अ रोबस्ट क्रॉप। 3-4% क्रॉप में इंक्रीज आना चाहिए इस साल। आपको अच्छा लग रहा है? क्या लग रहा है सरकार के लिए कुछ चिंता की बात है क्या? क्योंकि कई सारे यहाँ पर चर्चाएं चल रही है कि सरकार को इंपोर्ट करना चाहिए। 2 सीजन से एफसीआई भी अपने टारगेट से कम खरीद पा रही है, दिक्कतें बढ़ेंगी। हालांकि अब हार्वेस्टिंग टाइम शुरू होने वाला है, ऐसे में अगर इस तरह के कुछ इंपोर्ट पॉलिसी होते हैं तो हमारे वैल्यू चेन के सबसे अहम हिस्सेदार किसान को काफी नुकसान होता है। तो मुझे तो नहीं लगता कि सरकार इस तरह के कुछ फैसले लेगी। देखिए, आपको क्या लग रहा है? आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं पॉलिसी मेकर्स को? पॉलिसी मेकर से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि डेफिनेटली एक तो 2 स्टेट्स में इन्होंने प्राइसिंग बहुत अच्छी दी है, वहां बोनस 150 रुपए का डिक्लेयर कर दिया है और ऑलरेडी एमएसपी काफी अच्छी इस साल की 2425 रुपए। तो ये जरूर है कि सरकार के पास में स्टॉक लेवल्स काफी डिप्लीट हुए हैं पिछले 5 साल में हम देखें तो, और लास्ट ईयर तो ये बफर स्टॉक्स के नियर बाय थे। इस साल भी थोड़े बहुत ऊपर नीचे रहेंगे, 1-2 मिलियन टन ऊपर रहेगा बफर स्टॉक्स के। तो सरकार को गेहूं नहीं मिल पाता है, क्योंकि जब ऐसा होता है सिचुएशन तो सरकार को गेहूं लेने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। और इस स्पेक्युलेटिव ट्रेंड का एक खत्म हो, निदान हो, इसके लिए हमने हमेशा से सरकार से रिक्वेस्ट करी है कि अगर 2-3-4 मिलियन टन इंपोर्ट हो जाए तो इसमें कोई नुकसान नहीं है हिंदुस्तान को, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट आर आल्सो वेरी लो। तो ये 2-4 मिलियन टन अगर आ जाएगा तो ईज ऑफ हो जाएगी क्वांटिटी सरकार के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी। ओके, तो आप एज अ होल इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर तो एवरीवन। आप लोगों की जो मीटिंग है, सेमिनार होगी, उससे क्या कुछ निकल के आएगा? क्या कुछ आउटकम होने की संभावना है? हमारा सेमिनार द फ्यूचर ऑफ मिलिंग विजन 2030 एंड बियॉन्ड पे है। इस पे हमने एक पब्लिक पॉलिसी पे पूरा नॉलेज सेशन रखा है, जिसमें हम सरकार से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो भी आकर के अपने इसके बारे में बोले कि भाई हमारा रोड मैप क्या रहेगा प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में वीट को लेकर के। और इसके अलावा उस
उसमें भाई हमारे को कैसे आगे बढ़ना है, एक विजन 2030 एंड बियॉन्ड को लेकर के कि इंडस्ट्री किस रास्ते पे जाए आगे, जिससे कि इंडस्ट्री का भी डेवलपमेंट हो सके, फूड सिक्योरिटी नेशन में भी आ सके और सरकार की भी चिंताएं मिट सके। इंडस्ट्री हमेशा सरकार के साथ है इस मामले में, हमेशा फूड सिक्योरिटी को लेकर के इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा चिंतित रहती है और इसीलिए इस सेमिनार में हमने सरकार से गुजारिश करी है कि इंडस्ट्री, सरकार, इवन हमारे जो स्टॉकिस्ट है, एमएनसीज हैं, जो भी इस ट्रेड से संबंधित है, सब आए, सब अपने विजन को प्रेजेंट करें, जिससे कि हम एक रोड मैप तैयार कर सके कि फूड सिक्योरिटी को, इंडिया की फूड सिक्योरिटी कहीं पे भी हैम्पर ना हो पाए। ओके, शुक्रिया नवनीत जी, आपने वक्त निकाला, हमसे बातचीत की, क्या कुछ आप लोग करने वाले हैं और साथ ही आपने गेहूं की जो ग्राउंड रिपोर्ट है, आप लोगों की सर्वे है, वो क्या कह रही है, आपकी रीडिंग क्या है, आपने बता दिया। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, एक सवाल ले लेते हैं ग्वार पर। ग्वार में आज देखें तो दायरे में ही कारोबार हुआ था, लेकिन डाउनसाइड प्रेशर यहां पर ज्यादा दिख रहा था। सादरी जी, ग्वार सीड ग्वारगम को लेकर क्या कहेंगे अब आप? सादरी साहब, आपसे मेरा सवाल था। सर आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत है, आपसे सवाल मैं ग्वार पर करना चाह रहा था, आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल ले लेता हूं। हमारे साथ सवाल के साथ है सतपाल जी, हैं पानीपत से। इनका सवाल है नेचुरल गैस पर, इन्होंने शॉर्ट पोजीशन बना रखी है 321 रुपए में। लगातार नेचुरल गैस पे सवाल आ रहे हैं, कोई स्टॉप लॉस लगा नहीं रहा है। माना फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, एक बार और जवाब दीजिए, एनजी पर क्या करना चाहिए इनको? 321 पर शॉर्ट है इनकी पोजीशन। जी विश्वन जी, मेरे ख्याल से नेचुरल गैस में बहुत सडन एक मूव आया है डेफिनेटली। तो नेचुरल गैस वैसे भी, जैसे मैं हर बार कह रहा हूँ, वोलेटाइल काउंटर है, तो थोड़ा उसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करके हमें चलना चाहिए। 345 के ऊपर जब तक है मेरे ख्याल से, तब तक नेचुरल गैस में बाय की तरफ रहने की कोशिश करें। 350 का इमीडिएट एंट्री लेवल हो सकता है, 347 का इमीडिएट स्टॉप लॉस है और 356 का इमीडिएट टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दे रहे हैं मानव यहां से, क्रूड ऑयल में क्या करना चाहिए मानव? जी विश्वन, क्रूड पर मेरा सवाल था कि क्रूड में क्या करें? क्रूड में फिर से तेजी दिख रही है सप्लाई के कंसर्न से, क्या ये जी बिल्कुल क्रूड में तेजी की संभावना बढ़ती हुई दिखी है। पिछले हफ्ते डिमांड कंसर्न्स, ओपेक प्लस की रिपोर्ट और इन्वेंट्री ज्यादा सपोर्टिव नहीं थी, लेकिन एक टेक्निकल अच्छा सपोर्ट भी लिया हुआ है, प्लस टैरिफ के जो थ्रेट्स है वो भी थोड़े बढ़ते हुए दिखे हैं मार्केट में। तो ये दोनों के चलते हुए मेरे ख्याल से डॉलर इंडेक्स भी बहुत फर्म है, बहुत ज्यादा मूवमेंट डॉलर इंडेक्स में नहीं हो रही, 107 के आसपास ही है। तो मेरे ख्याल से 6300 के आसपास क्रूड में बाय करना चाहिए, 6230 का स्टॉप और 6420 का टारगेट क्रूड में एक्सपेक्टेड है। पर आपके लिए राय मिल गई। एनजी, मेटल्स और गोल्ड और सिल्वर, यानी तमाम नॉन एग्री मार्केट पर, मसालों पर, गेहूं पर हम आपके लिए रिपोर्ट लेकर आ गए। चलिए कमोडिटी फटाफट को यहीं समेटेंगे। शुक्रिया मानव आपका, सादरी साहब आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को बताया कि उन्हें क्या करना चाहिए कमोडिटी मार्केट में। तो इस खास पेशकश को यहीं समेटेंगे। ब्रेक के बाद भी खबरें चलती रहेंगी, तो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।